हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज के क्लास में हम मंडी उप निरीक्षक के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम उस टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी को पता है कि पिछले एग्जाम जो हुआ उसमें ज्यादातर एडवांस मैथ्स को टारगेट किया गया था। जैसे आपके पास 2D हो गया, 3D हो गया और जियोमेट्री, मैक्सिमम सवाल जियोमेट्री से पूछा गया। तो आज के पोर्शन में हम जियोमेट्री को देखने वाले हैं ताकि आपका एक नंबर ना छूटे, है ना, और आप ज्यादा से ज्यादा को स्कोर कर पाओ। क्लियर दोस्तों? तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ट्रायंगल बेस्ड होने वाला है कि आखिर त्रिभुज से जब सवाल पूछे जाएंगे, चाहे सवाल आपके पास क्रम बनाने का हो, है ना, या कथन चुनने का हो, या आपको, है ना, जैसे कई बार होता है ना कि त्रिभुज बनाने के कौन कौन सी प्रक्रिया है, हम कैसे उसको अरेंज करेंगे, इन प्रकार के तमाम हम जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उन सब चीजों को हम आज देखने वाले हैं। क्लियर है? तो बने रहिए, लगातार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है भाई? तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज, है ना। ध्यान से देखना, त्रिभुज होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा भाई, त्रिभुज हम उस बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे जो तीन भुजाओं, तीन कोणों और तीन शीर्षों से मिलकर बना होता है। दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कह देते हैं। आपको याद रहना चाहिए भाई, त्रिभुज क्या होगा। तो त्रिभुज हम किसी भी चीज को त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज उसी आकृति को बोल सकते हैं जिसके, है ना, तीन भुजा होने चाहिए, तीन कोण होने चाहिए और तीन शीर्ष होने चाहिए। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है, ये भी हमको पता है ना। तो हम त्रिभुज के ऊपर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर तीन भुजाएं हमारे पास, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये हो गया हमारे पास तीसरी भुजा। इसमें तीन कोण भी होगा, अल्फा, बीटा और ये मान लेते हैं हमारे पास थीटा। तीन कोण और तीन शीर्ष भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये आकृति क्या होगा? त्रिभुज होगा। फिर एक सवाल उठता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? दोस्तों 180 डिग्री भी होता है। अब मान लो मुझे प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए कि भाई होता तो है, कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों क्यों होता है वो हम देखने वाले हैं। हम एक सिंपल त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, और त्रिभुज बनाने के बाद इसमें सभी में मैं एक एक्सटीरियर एंगल अलग से क्या कर देता हूं, मैं खींच देता हूं कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? अब आप कहोगे, ध्यान समझना, यदि मैंने कहा कि ये वाला एंगल मेरे लिए थीटा है तो आप कहोगे ये वाला एंगल फिर तो अल्फा मान लेता हूं और ये वाला एंगल मान लेता हूं मैंने बीटा। अभी मैं आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब भी आ रहा हूं कि होता है कि नहीं होता है उस पॉइंट पर भी। क्लियर है? अब एक चीज आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बाह्य कोण होता है, अंदर वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण बोल देते हैं। ध्यान समझना, अंदर के कोण को क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। और बाहर वाले जो कोण होता है, जैसे ये हमारे पास बाहर में बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या? बाह्य कोण के नाम से जानेंगे। क्या बोल देंगे भाई? यहाँ पर हम इसको बाह्य कोण के नाम से जानेंगे। क्लियर है आगे समझ में? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मान लेते हैं ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मान क्या होना चाहिए? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कौन सी है? कोण बीटा, है ना भाई। तो बीटा को छोड़कर आपके पास इस साइड जो भी होंगे, जैसे ये क्या है हमारे पास? अल्फा, और ये हमारे पास क्या है? थीटा। तो बाह्य कोण जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा? तो बीटा वाले कोण को छोड़कर शेष जो कोण होगा उसके योग के बराबर होता है बाह्य कोण। तो मैं समझ गया कि यदि ऐसा है तो हम ये नहीं बोल सकते क्या कि ये अल्फा है तो अल्फा को छोड़कर बीटा और थीटा के बराबर होगा। ये वाला बाह्य कोण किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा भाई। उसी प्रकार ये भी तो बाह्य कोण है आपके लिए, ठीक है। ये बीटा है तो बीटा को छोड़कर अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा, तो ये वाला कोण अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। आए भी समझ में? उसी प्रकार ये भी तो हमारे लिए बाह्य कोण का निर्माण कर रहा है और ये बाह्य कोण है, तो आप कहोगे फिर कि भाई थीटा को छोड़कर शेष का योग के बराबर होनी चाहिए, तो आप कहोगे अल्फा प्लस फिर तो ये बीटा के बराबर होगा। अभी समझ में? अब आपको सबको पता है कि हमारे चारों ओर, यदि मैं मान लो एक राउंड इस प्रकार से लगा दूं तो आप कहोगे मैं 360 डिग्री घूम गया। मतलब एक सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? आप कहोगे भाई 360 डिग्री का होता है। अब ध्यान समझना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां से चलना चालू करूं तो ये यहां से यहां तक कितने डिग्री बराबर होगा? तो आप कहोगे अल्फा प्लस थीटा के बराबर। फिर यहां चलना चालू किया यहां तक, तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया। यहां से यहां तक चलना चालू किया तो किसके बराबर होगा? बीटा प्लस थीटा
मतलब मैं कह सकता हूं कि इस तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 360 डिग्री के तो बराबर होने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर। देखो यदि मैं तीनों को जोड़ता हूं, यहाँ पर एक बार अल्फा, यहाँ पर भी एक बार अल्फा, जोड़ने पर कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 2 अल्फा हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर थीटा, यहाँ पर मेरे पास क्या है थीटा, कितने थीटा हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2 थीटा प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर बीटा और यहाँ पर बीटा, तो कितने बीटा हो जाएंगे, 2 बीटा, और इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 360 डिग्री पे होगा। भाई मानते इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालू, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और इसका मान किसके बराबर होगा, आप कहोगे 360 डिग्री। यदि मैं 2 से काट दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा की जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और हमको यहाँ पर क्या बोला गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यदि अल्फा है, बीटा है, थीटा है, तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और इस आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर पाए कि भाई वाकई में 360 डिग्री का होता है। आए भाई सबको समझ में, बिल्कुल एक एक चीज में बारीकी से समझाऊंगा, कंटिन्यू बस लगे रहिएगा, अपना कुछ वक्त दीजिए, फिर देखेगा हर एक सवाल आपके, है ना, पंजे में फंसा होगा। फिर देखते हैं। अब आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि हमारे चैनल जो है सीजी मैपोलॉजी में मैथ्स, रीजनिंग और आपके जो संपूर्ण कोर्स है मंडी उप निरीक्षक की, ये मात्र आपको 749 रुपए के प्राइस पर मिल जाएगा। साथ में यदि आपको स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का कोर्स परचेज करना है तो ये आपको 449 रुपए के प्राइस पर देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। जितने भी हम यहाँ पर सवाल कराएंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी कोचिंग में कुछ भी करा रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे सवाल नहीं कराएंगे जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, वही सवाल कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। हमारे जितने भी हम पिछले बार जो पढ़ाया था मीन पटवारी में, हूबहू सवाल वहां से देखने को मिला है, तो इस बार भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस कि यहाँ से सवाल बनेंगे और हूबहू आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और विशेष सूचना ये है कि भाई हमारे चैनल में ये आप लोगों के लिए मंडी उप निरीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज है, जो एक लिमिट टाइम के लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। आपके लिए लिमिट टाइम के लिए ये क्या होगा, उपलब्ध रहेगा, जैसे आपके पास होली तक कह सकते हैं, है ना। और इस मंडी उप निरीक्षक के जो टेस्ट सीरीज है, ये मात्र आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 249 रुपए 50% ऑफ के साथ मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10, है ना, फुल लेंथ के टेस्ट देखने को मिलेंगे। टोटल कितने, 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ये 10 के 10 टेस्ट सेम टू सेम व्यापम के पैटर्न पर आधारित होंगे। सवाल भी वैसे ही होंगे जैसे व्यापम पूछा जाता है। हमारे द्वारा जो बनाए हुए जो सवाल होंगे वो भी व्यापम से बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि ऐसे सवालों को, ऐसे टेस्ट को यदि आप करते हो तो 100% वहां पर एग्जाम हॉल में आप कुछ बेटर प्रदर्शन जरूर करोगे, है ना। तो ये मात्र आपको केवल 1 तारीख तक, है ना, 1 मार्च तक उपलब्ध रहेगा। ये 1 मार्च तक मात्र कितने रुपए में, 249 रुपए के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा भाई, है ना। अभी मिल जाएगा यदि आप परचेस करना चाहते हो मंडी उप निरीक्षक टेस्ट सीरीज, है ना। चैनल है आपके पास कौन सा, सीजी मैपोलॉजी, है ना। यहाँ पर आप जाइएगा, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पूरे के पूरे 10, है ना, 10, है ना, फुल लेंथ के टेस्ट देखने को मिलेगा, जो पूरी तरीके से नए पैटर्न पर आधारित होगा। क्लियर दोस्तों। आगे हम बढ़ जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का ये 180 डिग्री होता है। इसी चीज को मैं यहाँ पर प्रूफ करके बताया हूं। यदि आपके पास पूरा अराउंडिंग है ना, यदि एक सर्कल आपके पास टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है जिस प्रकार से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होगा दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूफ करके देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे नियम दूसरा क्या कहते हैं। यहाँ पर एक एक नियम का अपना एक महत्व होने वाला है एग्जाम हॉल में, इसी को बनाकर दे दिया आपके, है ना। पेपर में आप बना नहीं पा रहे हो, क्या मतलब ऐसे का, है ना। तो आपको एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दूसरा नियम यह है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब मान लो मुझे त्रिभुज निर्माण करने के लिए दे दिया जाए भाई, तीन भुजा दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, फंस जाओगे वहीं पर आपको, है ना। तो हमको ये नहीं करना, आपको ये देख लेना है, मान लो कोई त्रिभुज दिया गया है ना। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों माप यहाँ पर दिखा दिया गया है कि भाई एक त्रिभुज है मेरे पास, मान लेते हैं कि एक 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर भुजा है। एक मान लेते हैं एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर भुजा है, और एक दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आप देखकर समझ गए हैं 3 4 5 मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 100% 90 डिग्री का त्रिभुज मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर बोला गया त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब मैं कोई भी दो भुजा उठाना चाहता हूं दोस्तों, तो आप कहोगे मैंने 3 और 4 वाला उठा लिया, तो मैंने कहा 3 + 4 को जोड़ने पर ये ग्रेटर देन होना चाहिए भाई 5 से, तो आप कहोगे 5 से बड़ा होगा। 3 4 कितना हो गया 7, और 7 बड़ा है 5 से, मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 4 और 5 से त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। अभी यहीं तक रुकना नहीं है, अब मैंने क्या चाहता हूं कि 3 के साथ मैं मान लो चेंज कर देता हूं इसको, है ना। 3 को तो रहने दूं, 4 को रिप्लेस करके 4 की जगह मैं 5 लिखना चाहूं मान लो, तो 3 + 5 क्या ग्रेटर देन होगा भाई आपके पास 4 से, तो आप कहोगे फिर 3 5 8 बड़ा होता है किससे, 4 से। एक और पॉइंट आपको चेक करने के लिए रहेगा, यदि हम ये कहेंगे कि मान लो अब 3 भी ले लिए हमने, 3 यहाँ पर ले लिए, 4 और 5, तो हम एक बार 4 और 5 ले लेंगे, तो 4 + 5 का जो सम होगा क्या ग्रेटर देन होगा 3 से, तो आप कहोगे 4 5 9 ग्रेटर देन है 3। यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन देख लिए, पहला वाला कंडीशन, दूसरा वाला और तीसरा वाला कंडीशन। तीनों कंडीशन को प्रूव करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि इस माप से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन तीनों मापों से त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर है, इस बात की पुष्टि करता है। तो ऐसे छोटे छोटे डाटा आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखे यहाँ पर कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर, है ना, उसका जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इस आधार पर त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो ये आपके पास यदि क्रम वाला भी सवाल पूछा जाए तो वहां पर आपसे ये सवाल बनने चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नोट करते जाइएगा, हर एक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नियम तीसरा क्या कह रहा है। नियम ये है भाई कि नियम कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए बोला गया है। मैंने अभी एक जो एग्जांपल लिया हूं ये समकोण का, उसी पर हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है, आपको पता है मैंने मान लिया कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर माप की भुजा। ध्यान समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि किन्हीं भी दो भुजा को जोड़ने पर उसका जो किन्हीं भी दो भुजाओं को अंतर करने पर, है ना, जो अंतर आएगा वो हमेशा नेक्स्ट वाले भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़े होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं यदि मैं 3 4 और 5 को लेकर चलूं तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक माप है 3, एक माप है 4, एक माप है 5। यहीं पर हम प्रूफ कर देते हैं। मान लेते हैं ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, और सी का मान मेरे पास क्या है दोस्तों 5 है। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर a - b किया गया है, तो मैं भी यहाँ पर कर देता हूं। चलो मैं बड़े में से छोटे को हटा रहा हूं, 4 - 3 ये बड़े होने चाहिए किससे, 5 से। क्लियर है। तो आप कहोगे 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 से बड़ा है भाई 5, इस आधार पर ठीक है। उसी प्रकार सी की बात करें, सी को 5 मान ले तो 5 माइनस कितना कर देंगे, ए का मान 3 माने हैं, ये बड़े होने चाहिए 4 से। तो भाई 5 - 3 कितना हो गया, 2, 2 से बड़ा हो गया क्या हमारे पास, ये भी सही है ना। लास्ट वाले चेक करना है कि भाई मान लेते हैं हमने कौन सा वाला देख लें, ये वाला देख लें, 3 देख लिए, 4 देख लिए, है ना, 5 भी हो गया, 5 और 3 देख लेते हैं, 5 और 4 देख लेते हैं। एक बार 5 - 4 कर देते हैं, ये भी आपके पास जो अंतर से बड़ा होना चाहिए आपके पास क्या, नेक्स्ट वाली भुजा। तो 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, 1 से बड़ा है भाई 3। तो इस आधार पर हमने देख लिए, एक वाला योग वाला तरीका देख लिया और एक बार हमने अंतर वाला तरीका भी देख लिया। अब मेरे दोस्तों यदि यहाँ सवाल पूछे जाए तो आपसे 100% बनने चाहिए। हमने क्या क्या देखे अभी, एक तो ये देख लिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ा होने चाहिए, और किन्हीं भी दो भुजाओं को घटाने पर वो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। तो ये जो लाइनें हैं इनको बिल्कुल याद रखना, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकती है डेटा। क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे, है ना। देखिएगा फिर नेक्स्ट डेटा, त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है।
अब यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल वाली बात कर दिया गया है कि मान लो मैं कहूं कि त्रिभुज में है ना जो बाह्य कोण का मान है क्या अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो हम कहेंगे भाई होता है। कैसे होता है, यदि मैं लाइन खींच दूं आपके लिए है ना, तो आप कहोगे कि एक पूरा जो सरल रेखा होता है दोस्तों वो टोटल कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे ये तो 180 डिग्री का है। मानते हो आप चीज को? यदि मैं कहूं कि ये एक सरल रेखा है तो ये पूरे कितने डिग्री की होनी चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। आप ये भी जानते हो कि ये टोटल जो ट्राइंगल है ये भी हमारे लिए 180 डिग्री का है भाई। पूरे ट्राइंगल भी 180 डिग्री का, सरल रेखा भी 180 डिग्री का। ध्यान समझना मेरी बात को। मैं यहाँ पर केवल ये लाइन क्या कर रहा हूं, यहां तक डाल दे रहा हूं कुछ इस प्रकार से। मैंने इनके कोणों का माप डाल देता हूं। चलो ये मेरे लिए है थीटा, ये मेरे लिए है अल्फा, और ये हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए बीटा। अब एक चीज बताओ, यदि मैं कहूं कि भाई ये अल्फा प्लस, अभी हमने देखे कि भाई थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इन तीनों का सम किसके बराबर हो गया, आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, मानते हो। अब मुझे तो मान लो किसका मान निकालना है, इसका मान भी पूरे किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू भी मैं मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं। क्या मान लिया, एक्स, है ना भाई। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैंने मान लिया कितना, एक्स। तो मैंने कहा कि फिर तो अल्फा प्लस एक्स का मान भी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई। अब मैंने कहा कि 180 डिग्री तीनों कोणों का, और अल्फा प्लस एक्स का मान भी 180 डिग्री का, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 180 बराबर है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर ये अल्फा प्लस एक्स के बराबर होगा भाई, होगा। दोनों तो बराबर हो गए। अब यहाँ पर जो डेटा कट सकता है उसको आप काटने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर देखो अल्फा धनात्मक, इधर भी अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, मैं कहूंगा एक्स के बराबर। और एक्स का मान यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे थीटा प्लस बीटा के बराबर लिख सकते हैं। और इस आधार पर इसको मैं पुष्टि कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं कि भाई त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो है आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। दो आंतरिक कोण कौन कौन से, एक तो बीटा और अल्फा के योग के बराबर होगा ये वाला बाह्य कोण। क्लियर है, आए भाई समझ में। ऐसे आपको एक चीज यदि जानते रहोगे तो 100% आपसे सवाल बेहद बनेगा, बहुत आसानी से आप सवालों को क्या कर पाओगे, बना पाओगे। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के कुछ प्रकार बताए गए हैं कि भाई त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो हम पहले कहेंगे कि त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यदि मान लो उनके अलग अलग भुजा है या एक समान भुजा है या एक से अधिक भुजा समान है, उस केस की बात करें। और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यहाँ पर हमने दो टाइप के देख लिए, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो समान भुजा वाला त्रिकोण होता है, और समान भुजा वाला त्रिकोण क्या होगा भाई, तो हम कहेंगे समान कोण वाला त्रिभुज, समान भुजाओं वाला त्रिकोण मतलब क्या होता है, तो भाई हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए। अब सभी भुजा समान हो जाएगा इस प्रकार से आप कहोगे कि ये वाला भुजा भी इतना है, इतना भी ये है और ये भी ये है। मैंने कहा ये इसका माप a सेंटीमीटर है, इसका माप a है और इसका माप a है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि तीनों भुजा कैसे समान है। तो समान भुजा वाले त्रिकोण को समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। और समबाहु त्रिभुज में याद रखना, यदि इसके सभी भुजा बराबर है तो इसके सभी कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपको जब मिलेगा डेटा तो मैं वहां पर भी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। क्लियर है, आगे हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सम और द्वि, सम और द्वि का मतलब होता है दो, और सम का मतलब होता है समान, मतलब जिसके दो भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए। बाहु मतलब क्या है, भुजा, है ना, जिसके दो भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज बना दिया हूं यहाँ पर, तो आप कहोगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, यदि ये माप का है तो ये भी ये माप का है। तो इस प्रकार की त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो। विषम बाहु त्रिभुज मतलब, विषम बाहु मतलब जिसके तीनों के तीनों भुजा अलग अलग माप के हो, है ना, तीनों के तीनों भुजा अलग अलग माप के हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के नाम से क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यदि हम कोण के आधार पर बात करेंगे तो एक होता है हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण क्या होता है भाई,
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यून कोण। वैसे तो कोण वाला एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं। न्यून कोण मतलब क्या होता है, अब बेसिक जो होता है हमारे पास, न्यून कोण ऐसे कोण को बोला जाता है जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। या न्यून कोण को मैं ये भी कह सकता हूं, यदि मान लो कोई कोण आपके लिए 89 डिग्री का है, मान लेते हैं थीटा का मान 89 डिग्री है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो भी ये इसलिए तो भी यह त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका माप 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से एक पॉइंट भी कम हुआ तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज की श्रेणी में शामिल हो जाता है। क्लियर है। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके पास घरों में जो कॉलम होता है ना, आप कॉलम आप टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं बनाते, है ना। जब भी कॉलम बनाते हो आप सीधा बनाते हो, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, है ना। आपके पास छत और आपके पास जो फर्श होंगे उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस ही आपके पास 90 डिग्री का कोण डिजर्व करता है। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अब भाई जो त्रिभुज 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ऐसे त्रिभुज जिसका माप 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब आप देख पाओगे यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये आपके पास समकोण यदि बेस है मेरे पास, तो देखो ये 90 डिग्री ये होना चाहिए था, लेकिन ये कम है, इसलिए ये बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर है समकोण। और ये देखो 90 डिग्री से भी क्या हो गया, इतना ज्यादा हो गया। यहाँ पर इतना कम हो रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कहने का मतलब है कि यदि मान लो थीटा का मान 91 डिग्री भी हो गया, 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा हो गया, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। दोस्तों आप ही सबको समझ में एक एक चीज नोट करते जाना, एक बार पढ़ो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी गारंटी मेरी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लेते हैं त्रिभुज के बारे में। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेटा मैं कल के क्लास में लूंगा, जिसमें आपको जितने भी कोसाइन रूल, साइन रूल, है ना, समकोण की स्थिति में क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, है ना, और इन सब चीजों के बारे में हम एकदम डिटेल में देखने वाले। तो आज हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है भाई। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब तीनों बाहु, बाहु मतलब भुजा जिसके तीनों के तीनों भुजा अलग अलग माप के हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज के माप के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो इसकी लंबाई भाई a सेंटीमीटर, ये आपके लिए 20 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा आपके लिए 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं क्या कहलाएंगे, आपके पास विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। अब भाई यहाँ पर मैंने कहा यदि इसके तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं, तो मैंने कहा भुजा ए बी इक्वल नॉट बराबर नहीं है भुजा बीसी के, इक्वल नॉट आपके पास बराबर नहीं है भुजा एसी या सीए के, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तीनों भुजा अलग माप के हैं, तो इनके तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे। कोण ए का मान कुछ और होगा, कोण बी का मान कुछ और होगा, और कोण सी का मान भी यहाँ पर कुछ अलग ही होगा। दोस्तों यदि भुजाएं अलग अलग माप के हैं तो उनके द्वारा बनाए हुए कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ये भी अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाना है आपको। क्लियर है। यहाँ पर अब बोला गया है कि इनके तीनों के तीनों भुजा बराबर नहीं है बल्कि अलग अलग माप है ना। और यदि तीनों के तीनों भुजा अलग माप के तो उनके द्वारा बनाए हुए कोण भी अलग अलग माप के होंगे। सिंपल सी बात है। इसकी कोई समानांतर या समान भुजा नहीं है बोला गया है, ध्यान समझना, है ना। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें समानांतर या समान भुजा नहीं है, इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा, कई बार आपको पूछ सकता है क्या विषम बाहु त्रिभुज में या कौन कौन से त्रिभुज में सममित रेखा हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन बना दे। तो याद रखना कि इसमें सममित रेखा नहीं होते। विषम बाहु त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज हो सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं, या एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई यदि मैं विषम बाहु त्रिभुज की बात करूं तो जरूरी नहीं कि विषम बाहु त्रिभुज कोई एक ही माप का हो। विषम बाहु त्रिभुज, है ना, न्यून कोण के माप में भी हो सकता है, अधिक कोण के माप में भी हो सकता है, और सम कोण के माप में भी हो सकता है। उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, ध्यान समझना। एक होता है हमारे पास कौन सा, समकोण त्रिभुज। ध्यान समझने मेरी बात को, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या है, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज भाई, है ना, जो कहीं एक कोण पर कितने डिग्री कोण बना ले, 90 डिग्री कोण बना ले, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण। अब मैंने ले लिया एक माप ले लिया जिसकी लंबाई मान लेता हूं कि भाई इसके आधार है 3, ऊंचाई है 3,
है ना, आधार मान लेता हूँ 4 और ये 5। तो आप कहोगे इनके तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं भाई, है ना, एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर। तो भाई ये हम कहेंगे कि ये विषम बाहु त्रिभुज की श्रेणी में शामिल हो सकता है। एक ऐसा त्रिभुज हो सकता है जो न्यून कोण हो। अब ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो आपके 90 डिग्री से, या तो आपके पास समकोण भी लग रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, है ना। हम मान लेते हैं कुछ ऐसा त्रिभुज बना ले जो आपके पास बिल्कुल इस प्रकार के त्रिभुज। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो भी त्रिभुज है आपके पास 90 डिग्री से कम नजर आ रहा है ना। तो ऐसे त्रिभुज को या हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो भी चलेगा, है ना, ध्यान समझने मेरी बात को। या तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तब आप देख पाओगे है ना। ये त्रिभुज में सिंपल सी बात है, कोई एक एंगल या कोई सभी के सभी एंगल भी हो सकते हैं ना। कोई एक एंगल ऐसा है जिसका मान 90 डिग्री से क्या है, आप कहोगे 90 डिग्री से भाई कम है, तो ये न्यून कोण की श्रेणी में आएगा। कुछ त्रिभुज ऐसे भी हो सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर थीटा का मान आपके पास किसके बराबर हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण के श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो कई बार पूछ सकते हैं कि विषम बाहु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको पूछ दीजिएगा और बोल देगा कि विषम बाहु त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज है। तीसरा पूछ दिया कि भाई विषम बाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लो ये भी पूछ दिया तो आप समद्विबाहु त्रिभुज को तो नहीं मारोगे, क्यों भाई, क्योंकि विषम बाहु मतलब जिसके भुजा ही अलग अलग है, तो समद्विबाहु हो नहीं सकता, लेकिन तीनों तो पॉसिबल है, मानते हो। ऐसे आपके माइंड में चलनी चाहिए, तो आप देखना हर एक सवाल आपसे बनेगा। फिर हम बात करें, यह त्रिभुज के कोण योग गुण का भी अनुसरण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, हमेशा याद रखना, विषम बाहु त्रिभुज त्रिभुज के कोण योग गुण का क्या करता है, अनुसरण करता है, 180 डिग्री के नियम के अनुसार काम करता है, इतना तुम याद रखना। क्लियर है भाई। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब त्रिभुज यदि मान लो विषम बाहु त्रिभुज है और आपको हाइट नहीं दिया गया है, हाइट दे दिया जाता तो आसान हो जाता। अब भाई मान लो हाइट दे दिया जाए, यदि मैं कहूं कि विषम बाहु त्रिभुज है, लेकिन इसमें मुझे एक हाइट डालकर दे दिया जाए कि भाई हाइट है, मेरे पास हाइट है, तो आप कहोगे हाइट होने की कंडीशन में आपके पास क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। तब आप कहोगे हाइट दिया हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुणित आधार गुणित क्या हो जाता है, ऊंचाई होता है। लेकिन तब आप लगाओगे जब आपको ऊंचाई दिया रहेगा। लेकिन मैं कहूं ये है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है ना, आधार गुणित ऊंचाई, कब, जब उसमें हाइट स्पष्ट डालकर दे दिया जाए, उस केस में हम करेंगे। अब यहाँ पर आपको रचना के पद बोल दिया जाएगा कि भाई है ना, विषम बाहु त्रिभुज निर्माण की प्रक्रिया को क्रम से जमाइए करके, आप फंस जाओगे। तो इसलिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई रेखा का निर्माण करेंगे, एसी को रेखा खींच लेंगे। एसी रेखा खींचने के बाद हम क्या करेंगे, चाप द्वारा सी को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे बी तक। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए से एक है ना चाप काटेंगे कहां तक, बी तक। जिस बिंदु पर ये मेजरमेंट होगा ऐसे काटने पर, है ना, काटने पर उस बिंदु को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, और ए को बी से और बी को सी से मिला देंगे। इस प्रकार हमारे पास एक त्रिभुज बनकर तैयार होगा जिसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है। यहां से रिलेटेड आपको सवाल दूंगा मैं बेहतर, ताकि एक नंबर आपका ना कटे। क्लियर है। अब मान लो यदि ऊंचाई ज्ञात नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि मान लो भाई ऊंचाई नहीं दिया गया है, ऊंचाई न देने के कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपके पास जो रास्ता बच जाता है वो हेरोन का फार्मूला है ना, हेरोन का जो सूत्र होता है उसके जरिए से हम लगाएंगे, जहां पर आपके पास एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या हो जाएगा, एस माइनस सी के बराबर होता है, जहां पर एस आपके पास अर्ध परिमाप जो तीनों भुजाओं के योग के आधा के बराबर क्या होता है। ठीक है, तीनों भुजाओं के योग के आधा के बराबर है। अब आप कहोगे कि ए बी सी कहां से आ गया, तो याद रखना ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, सी के सामने वाली भुजा को सी और बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं। इतना आपको याद रखना होगा, फार्मूला मान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर नेक्स्ट डेटा की बात करें, समबाहु त्रिभुज। भाई अब समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, समबाहु मतलब जिसके समान भुजा है ना। ऐसा नहीं कि वो राक्षस वाक्षस वाला नहीं कहना है ना, वो लोग भी राक्षस हुआ करते थे, है ना, बाहु भद्र बाहु, क्या कहे भद्र बाहु तो खैर है ना कोई अलग है, लेकिन जो राक्षस हुआ करते थे वो भी बाहु बाहु आते थे। ठीक है,
यदि मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिसके सभी बाहु या सभी भुजा कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे आपके पास एक भुजा हमारे पास है AB, है ना, मैं कहूंगा AB की लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ आपके पास BC का होगा और उतना ही लेंथ आपके पास AC। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये वाली भुजा भी मेरे लिए कितने का हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का। तो मैं कह सकता हूं भाई कि AB भुजा जितना होगा उतना ही लेंथ का आपके पास BC भुजा होगा और उतना ही लेंथ आपके पास AC भुजा भी होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि तीनों की तीनों भुजा यहाँ पर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? यदि तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर है तो आपको एक चीज और याद रखना, इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि ये थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो ये वाला कोण भी थीटा डिग्री और ये वाला कोण भी आपके लिए थीटा डिग्री का काम करने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल एंगल सी हमेशा क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बराबर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर बोला गया कि तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। फिर इस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ठीक 60 डिग्री का होता है। यदि हम कहें कि इसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और आपको पता है कि पूरे त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, भाई हमारे पास तो 3 कोण है, 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा प्रत्येक कोण का मान कितना, 60 का। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 हो गया 180। तो इसके प्रत्येक कोण का मान किसके बराबर होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण, ये भी 60 डिग्री का कोण और ये वाला भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि इस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ठीक 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 a का स्क्वायर और परिमाप की बात करें तो 3a के बराबर और ऊंचाई h की बात करें तो √3/2a के बराबर होता है बोला गया है। इसको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान समझने मेरी बात को। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि वाकई में जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है भाई, ये मैंने मान लिया A, B और ये C। ध्यान समझना, मैंने कहा कि ये भुजा की टोटल लंबाई 2a है तो ये वाली भुजा की लंबाई टोटल 2a हो जाएगा। इसकी भी टोटल लंबाई कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 2a के बराबर होगा। मानते हो भाई? अब मैं आपको ये कहूं कि इसमें एक हाइट डाल दिया जाए इस प्रकार से, तो आप कहोगे कि भाई यदि ये भुजा आपस में बराबर है, ए बी भुजा जितना ही है जितने लेंथ का आपके पास भुजा BC है, तो जो हाइट आएगा वो बिल्कुल AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहां तक का लेंथ यदि A होगा, यहां से यहां तक का, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना होगा, A के बराबर होगा। तब तो आप कहोगे A के बराबर। अब मैंने कहा यहाँ पर बनेगा कोण 90 डिग्री क्योंकि हाइट है। अब यहां से हम क्षेत्रफल का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, और क्षेत्रफल के फार्मूला जनरेट करेंगे कैसे, तो यदि मुझे हाइट h का मान मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप कहोगे, यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है मेरे लिए, त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कहोगे जी हो रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैं लगा सकता हूँ डायरेक्ट, है ना, आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन भाई यहाँ पर हमको क्षेत्र, हमको तो h का मान निकालना है, हाइट का मान निकालना है। ठीक है, और हाइट का मान जब तक निकलेगा नहीं तब तक हमारा काम यहाँ पर क्या होगा, बनेगा नहीं। तो हाइट का मान हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना बहुत जरूरी है। h का मान निकल जाएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक तो हाइट है ना, यदि हाइट निकालना चाहे तो हाइट निकाल सकते हैं बेसिकली। तो आप कहोगे हाइट का फार्मूला क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा दूंगा। आप कहोगे पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार क्या होता है, तो मैंने कहा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है दोस्तों। होता है, इतना तो पढ़ाई होंगे, है ना। मैंने कहा कि यहाँ पर कर्ण क्या है आपके पास 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, ओके, बराबर लंब कितना है, तो लंब तो आपके पास h है, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट h का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार कहोगे आप a है, मतलब a का स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आगे सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे 2a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई 4a का स्क्वायर, बराबर ये हो गया h स्क्वायर और ये हो गया प्लस a का स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि a को एक साइड ला लिया जाए, तो a स्क्वायर को पक्षांतर करने पर आप देख पाओगे कि भाई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा बराबर h स्क्वायर। तो बताओ 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो बच जाएगा 3a स्क्वायर
बराबर एच स्क्वायर के बराबर। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे यदि मैं एच का मान यदि स्क्वायर का पक्षांतर कर दूं तो √3a के रूप में मुझे देखने को मिलेगा। ये होगा मेरे पास किसका मान? हाइट का मान, है ना। ये क्या हो जाएगा? हाइट का मान हो जाएगा। भाई हाइट कितना मिल गया मुझे? एच का मान। तो आप कहोगे √3a के बराबर क्या मिल गया? हाइट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर? ठीक है, सब चीज है ना। एच का मान हमने निकाल लिए, ये 2 है, ये a मान लिए, 4a का स्क्वायर कर लिए, है ना। ऐसे नहीं करना था क्या हमको? ऐसे में गड़बड़ मान तो नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, हाइट तो निकल गया, लेकिन हाइट का मान ऐसा नहीं होगा ना। जैसे कि हमने देखे कि हाइट का मान ऐसा नहीं होगा। हमने हाइट को दूसरे तरीके से निकाल दिया यहाँ पर, जबकि हाइट आपके पास कुछ अलग तरीके से यहाँ पर फार्मूला में दिखाई दे रहा है। √3/2a के बराबर हमने 2 को कहां पर पक्षांतर कर दिए हैं? ऊंचाई, h का मान। तो h भी तो आपके पास किसके बराबर होगा? h का सटीक मान भी तो हमको पता होना चाहिए उस केस में। तो यहाँ पर हम एक जैसे मान ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। एक जैसे मान ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पर 2a नहीं मानते, 2a मानने से हमारा डेटा क्या हो रहा है? अलग डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं a। ध्यान समझना मेरी बात को अभी, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि 2a ना मानकर मैं क्या मान लेता हूं? a मान लेता हूं। ऐसे में आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको फार्मूला लिखने में दिक्कत हो जाएगा। ये तो आप कहोगे तो फिर इसका मान a/2 होना चाहिए, इसका भी a/2 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अब a का स्क्वायर करना, तो a का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे h का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा? तो a/2। तो a/2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 बराबर ये h स्क्वायर के बराबर। अब आप कहोगे कि a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे कितना हो गया? 4 बराबर हमारे पास h का स्क्वायर। आगे यदि 4 का गुणा a के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर ये हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बटे 4, है ना। और ये हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर का पक्षांतर करने पर ये 3 अंडर रूट में आ जाएगा, a बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 बराबर h। तो इस आधार पर हमको हाइट का मान मिल जाएगा कितना दोस्तों? √3/2a के बराबर क्या मिल गया? हाइट मिल गया। अब जब हाइट मिल गया तो क्षेत्रफल निकालना भी आसान है। अब क्षेत्रफल का मैं फार्मूला लगा दूंगा, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जब हाइट दिया रहता है तो 1/2 गुणित आधार गुणित क्या हो जाता है? आप कहोगे भाई ऊंचाई हो जाता है। क्लियर है? आप में देखे कि 1/2 आधार कितना मेरे पास? a बटे पूरा a है आधार, और ऊंचाई कितना आ गया? तो मैं कहूंगा √3/2 और ये a के बराबर। यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, a के बराबर ही है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? गुणा हो जाएगा। तो गुणा जब हो जाएगा, आधार हमारे पास कितना? टोटल a ही तो है, टोटल a आधार है, ठीक है। तो आगे हल करने पर ये हो गया √3, a और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल का फार्मूला। क्लियर है? तो इस आधार पर हमने यहाँ पर क्षेत्रफल के फार्मूला को क्या कर लिए? फाइंड आउट कर लिए कि भाई हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला ये होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला इस प्रकार से। अब हमको देखना था परिकेंद्र और लंब केंद्र के ऊपर। क्लियर है भाई? सबको आगे समझ में? क्षेत्रफल का फार्मूला ऐसे आप क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? ये एग्जाम की दृष्टि से बताया जा रहा है ना। अब मैं बात करूंगी एक समबाहु त्रिभुज में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में चूंकि ये भुजा A है, ये B है और ये C है, और चूंकि इसके सभी भुजा का माप एक जैसे है, सभी भुजा का माप एक जैसे, तो याद रखना इसमें आपके पास एक तो आपके पास सेंट्रॉइड केंद्रक है ना, एक हो गया आपके पास क्या? केंद्रक की बात करें, है ना, केंद्रक तो सेंटर में हो गया। मान लेते हैं इस प्रकार से खींच दिया जाए सभी के सभी डेटा, तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होंगे, ये बिंदु किस किस के रूप में काम करेगा? तो याद रखना एक तो ये केंद्रक का काम करेगा, याद रखना, है ना, केंद्रक। ये आपके पास परिकेंद्र का काम करेगा, परिकेंद्र का काम करेगा। यही आपके लिए अंतः केंद्र का काम करेगा, है ना, अंतः केंद्र का काम करेगा। यही पॉइंट है ना अंतः केंद्र। तो ये तीनों पॉइंटों का क्या करता है? काम करता है, याद रखना। और एक चीज और है ना, यही यदि मैं बात करूं, इसी के बारे में बात करूं, तो यही मेरे लिए किसका भी काम करेगा? ये तो अंतः केंद्र परिकेंद्र हो गया, अंतः केंद्र केंद्रक हो गया। लंब केंद्र के रूप में भी मुझे यहाँ पर क्या होगा? देखने को मिल जाएगा।
क्या होगा, लंब केंद्र। तो इतने डेटाओं का ये क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। क्या सा आपके पास, समबाहु त्रिभुज। तो ये छोटे छोटे डेटा है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा भाई, जिसके कोई तीन भुजा आपस में है ना। समद्विबाहु मतलब जिसके कोई दो भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हमने देखे कि मान लेते हैं ये वाली भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ भी कि इस प्रकार के जो त्रिभुज होगा इसके दो भुजा समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के श्रेणी में शामिल हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला गया कि इसके दो भुजा बराबर होने चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि AB भुजा और BC भुजा आपस में कैसे बराबर है। और जब AB भुजा और BC भुजा आपस में बराबर होंगे, दोस्तों याद रखना, यदि ये भुजा बराबर है ये वाले भुजा के, तो याद रखना ये दोनों भुजाओं द्वारा बनाए गए जो कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ये यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, आपके लिए थीटा डिग्री का कोण। तो हम कहेंगे कोण A और कोण C आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। परिकेंद्रक, केंद्रक और अंतः केंद्र एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे यदि मान लो बना दिया जाए कुछ इस प्रकार से, परिकेंद्र है ना, अंतः केंद्र और ये आपके पास लंब केंद्र, जो भी, तो ये सब के सब किस रेखा में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर सब के सब डेटा आपको एक ही रेखा पर देखने को मिलेगा, अलग अलग रेखा पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखे थे कि इसमें समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्रक, ये सब के सब डेटा आपके पास कहां पर था, एक ही बिंदु पर था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज में सब के सब एक लाइन में आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा आपको याद रखना है ना। फिर बोला गया है जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं, दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो ये एकदम याद रखना है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, यदि हाइट दिया है उस केस में क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाता है दोस्तों। दूसरा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो एक होता है हमारे पास एरिया का फार्मूला, याद रखना A/4, है ना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ये अंडर रूट लग जाएगा ऐसे, है ना, 4b का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तीसरा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, मान लेते हैं एरिया बराबर, है ना, यहाँ पर दिया गया 1/2, अब साइड दिया होगा तो, है ना, तो हम कहेंगे साइड आपके पास दूसरा वाला इनटू साइन थीटा के बराबर क्या होगा, ये मान के बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के यदि परिमाप की बात करें तो परिमाप में क्या होगा, यदि ये वाली भुजा की माप A है तो ये वाली भुजा का माप A भी होगा और इसको मान लेते हैं B। तो अब परिमाप मतलब क्या होता है, घेराबंदी, मतलब आप कहोगे A कितना हो गया 2A प्लस B के बराबर होगा, तो ये होगा आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला। तो ये जो डेटा है ये आपको एग्जाम में, है ना, के लिए तैयार रखना है। हर एक चीज को बिल्कुल रट लेना है। एग्जाम में सवाल बनेंगे तो एग्जैक्ट यहीं से सवाल बनेंगे, बिल्कुल आपको भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वांग समता, कंगुरेंसी क्या होता है इसको हम देखेंगे अगले क्लास में, है ना। कंटिन्यू बने रहिएगा और जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा जा रहा है उनको बिल्कुल कॉपी में नोट करते रहिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन में आपका काम आए। और एक और सूचना आप लोगों के जल्द ही, है ना, जितने भी मैथ सके जो चैप्टर वाइज आपके लिए जो सवाल है, कई लोगों का कई, है ना, कई स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर बुक लॉन्च किया जाए, है ना। तो बुक तो नहीं, लेकिन हम इसमें PDF फॉर्म में आपको मिनिमम, है ना, दर पर आपको उपलब्ध करा देंगे। और ये आपको लगभग होली के जस्ट बाद आपको बुक देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास टोटल नए पैटर्न के आपको, है ना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि एक बार उस पूरे बुक का रिविजन कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए, तो मुझे लगता है आप 100% सक्सेस आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।